जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आई होप आपने मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखे होंगे क्लास सिक्स के एनसीईआरटी। तो आज लास्ट चैप्टर है हमारा क्लास सिक्स एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। ठीक है, इसके बाद आपकी क्लास सिक्स एनसीईआरटी ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी। फिर हमारा दो चैप्टर्स पॉलिटी के एंड दो तीन बच गए हिस्ट्री के, जिसमें कल मैं आपको वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का, वो मैं करा दूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोग देखेंगे। दोस्तों, सिर्फ लेक्चर्स को देखना ज़रूरी नहीं है, आप उन लेक्चर्स को समझिए एंड पढ़ाई कीजिए। देखिए, ज्योग्राफी तो आपका आज ख़त्म हो गया। सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी हम शुरू कर देंगे। आवर एनवायरनमेंट बुक का नाम है, आपको मज़ा आने वाला है। एंड मैं जुलाई के फर्स्ट वीक से फर्स्ट मंडे वीक जो आएगा जुलाई में, उसमें मैं थर्सडे को आपके लिए वो लेके आ रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ। आई होप आपको वो सीरीज़ भी अच्छी लगेगी। ठीक है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, आपको लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी लगें उसको नोट करिए। अगर लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है बाई चांस, वैसे तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं एक बार में लेक्चर समझा सकूं, पर अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये मत सोचिएगा कि हमने क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बोल दिया तो मैंने सिक्स्थ में मैं आपको ये पूरी से पढ़ा दूंगा, क्योंकि इतना नहीं दे रखा है सिक्स्थ क्लास की बुक में। 8 पेज का चैप्टर है, उसमें कितना दे रखा होगा इनके बारे में नहीं है। मैं जल्दी आपको जब इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूँगा तब ये सब डिटेल्ड में कराऊंगा। डिटेल्ड मीन्स डिटेल्ड। ठीक है, तब तक हम एक बार इस थोड़ा सा ओवरव्यू, जितना चैप्टर मिले मैंने कोशिश की थोड़ा सा एडिशन लाऊं, इमेजेस वगैरह वीडियोस वगैरह का यूज़ करके, ताकि आपको थोड़ा मज़ा सा आए, आपको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा सा लगे, ताकि आपका फोकस बना रहे। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए। चलिए शुरू करें। तो आज दोस्तों हम क्लास सिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था, अवर इंडिया, यानी इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, ज्योग्राफिकल फीचर्स वगैरह हो गए। ठीक है, ये सब जानना था, बहुत बेसिक सी चीज़ थी जिसमें मैंने आपको फिजिकल डिविजन्स नहीं कराया था इंडिया का। ठीक है, क्योंकि वो बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है एंड उतना नहीं दे रखा था क्लास सिक्स के एनसीईआरटी में। जल्दी मैं कराऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए आपको। ठीक है, तो शुरू करें। हमें आज इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ने वाले हैं। आखिर हम इंडिया का क्लाइमेट देखेंगे एक बार। ठीक है, आखिर क्लाइमेट क्या होता है, वेजिटेशन हो गई इंडिया की, वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा है पर कम है, पर अच्छा लगेगा आपको। ये सब समझना ज़रूरी है चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, कि हमें क्लाइमेट पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, जैसे क्लाइमेट क्या होता है, वेदर आपको पता है, रोज़ाना आप न्यूज़ देखते होंगे कि आज वेदर ख़राब रहे। वेदर क्या होता है, छोटे टाइम के लिए होता है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। पर क्या होता है, वेदर छोटे टाइम के लिए होता है एंड क्लाइमेट होता है एक एवरेज पीरियड ले लेते हैं हम, 30 साल 35 साल का, जो भी वहाँ का चला आ रहा है एवरेज। ठीक है, अब इंडिया का हम क्या कहते हैं, मानसून टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, मानसून क्लाइमेट है इंडिया का, कहते हैं ना, क्यों कहते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। चलें शुरू करें फिर, चलिए आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। एंजॉय कीजिए, अच्छे से देखिए एंड समझिए। व्हाट इज़ वेदर, वेदर आखिर है क्या। द टर्म वेदर शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद क्लाइमेट, दो दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। आज दोस्तों थोड़ा गला ख़राब है तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी आपको अलग लग रही हो। देखिए, वेदर को ना हम कभी भी क्लाइमेट से कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, वेदर हम मानते हैं, बहुत से लोग को चलते हुए देख लेते हूँ कि यार आज क्लाइमेट ख़राब है। मैंने बहुत जनों को सुना भी ये कहते हो कि आज क्लाइमेट ख़राब है, जबकि ये बहुत गलत हो जाता है। ये हम कभी भी इनको क्लोजली रिलेट कर ही नहीं सकते। वेदर एक अलग चीज़ होगी, क्लाइमेट एक अलग चीज़ होगी। वेदर आपका होता है कि
शॉर्ट टर्म के लिए आपने पता चल गया, 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक आपको पता चल गया कि ये वेदर रहेगा। गूगल पे आप सर्च कीजिए कि अगले 10 दिन में आपका वेदर कैसा रहना है, दिखा देंगे। पर आप ये सर्च कीजिएगा कि अगले 10 दिन में क्लाइमेट, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कुछ भी दिखाने लग जाएगा वो। क्लाइमेट भी लिखिएगा तो दिखाएगा वो वेदर ही, ऐसा सा होता है। तो वेदर्स क्या होता है, स्टडी ऑफ शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए जो बताता है, इसे हम वेदर कहते हैं। प्रेशर वगैरह जो रहते हैं एटमॉस्फेयर में, वो सब, ठीक है। एंड ये स्टैटिक है नहीं, नेवर स्टैटिक, इट इज़ नेवर स्टैटिक। अब वेदर में आप क्या कहेंगे, समर का सीज़न चल रहा है तो समर, गर्मी है। सर्दी में सर्दी है, ठीक है, गर्मी सर्दी, ये वेदर है। आज अगर 42 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, हमें पता है कि कुछ दिनों बाद हो सकता है बारिश शुरू हो जाए दिल्ली में। मानसून तो प्रवेश कर ही चुका है, इसी टाइम पे तो प्रवेश करते हैं, जून में, जून की स्टार्टिंग में। तो क्या है कि अभी धीरे धीरे जैसे दिल्ली का तापमान बढ़ते जा, मतलब 42-43 डिग्री ऐसे हैं, नेक्स्ट वीक में भी 42-43 होने के आसार हैं। तो ये वेदर है। उसके बाद हो सकती है बारिश हो, तो क्या वो ये वेदर पैटर्न चला है, वेदर है कि आज हमने देखा, 1 हफ्ते बाद देखा, उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो ये वेदर चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। आज 42 है, हो सकता है कल 35 हो, चेंज हुआ ना हो। अब कल 35 है तो हो सकता है परसों बारिश हो जाए, बारिश हो जाए तेज़, उसके कारण टेम्परेचर डाउन हो जाए बहुत। देखा आपने, ये होता है वेदर। और ये स्टैटिक है नहीं, कभी कभी भी बदल जाता है। हम कहते नहीं है यार मौसम एकदम से बदल गया, इसीलिए तो कहते हैं। चलिए, अब कुछ सीजन्स देखते हैं हम इंडिया में, मेजर सीजन्स इन इंडिया। सीजन्स में देखिए क्या है, कोल्ड वेदर सीजन आपका विंटर, जैसे हम कहते हैं दिसंबर टू फरवरी में रहता है ये इंडिया में, मोस्टली अपनी पीक पे रहता है इस टाइम पे। अगर विंटर देखिएगा तो दिसंबर टू फरवरी में ही रहता है। अब हॉट वेदर जो सीज़न होता है, गर्मी, जब समर जो शुरू होती है वो आपकी मार्च से मई, ये सिर्फ मैं होल इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की मैं एक बात कर रहा हूँ। हॉट वेदर सीज़न आपका मोस्टली रहता है मार्च टू मई, समर पीक पे रहता है। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, जब रेनी सीज़न आ रहा होता है, साउथ वेस्ट मानसून आ रही होती है। जब अगर साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है कि अरब सागर, अरब सागर कहाँ पे है, वेस्ट में है। एंड कहाँ से आता है मानसून, एंट्री मारती है साउथ से, तो उसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। अरब सागर से होते हुए ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ पे डिपॉजिट, क्योंकि देखिए ऊपर तापमान थोड़ा कम ज़्यादा रहता है। अब आपको मैंने वेदर बताया, ठीक है, आपने वेदर देखा। यहाँ पे विंटर मैंने आपको सीज़न बताया, विंटर सीज़न, विंटर सीज़न कब तक रहता है, दिसंबर टू फरवरी, इतना ही रहता है। पीक पे, मतलब पीक पे इतना ही रहता है। मेजर सीजन्स बता रहे। फिर हॉट वेदर सीजन यानी समर सीजन कितनी देर रहता है, मार्च टू मई। फिर साउथ वेस्ट मानसून जो है वो आपका कब तक आता है, ये आता है जून टू सितंबर तक, आपकी बारिश बारिश रेनी सीजन रहता है। उसके बाद सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसे हम ऑटम भी कहते हैं, वो आपका अक्टूबर एंड नवंबर, सिर्फ 2 महीने रहता है। समझे आप। अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे जैसे साउथ वेस्ट मानसून का अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए क्या होता है, साउथ वेस्ट में ना, जब अरब सागर में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। देखिए गर्मी जब ऊपर हमारे नॉर्थ में क्या हो रखा होता है, समर सीजन चल रहा होता है तो गर्मी होती है, यानी टेम्परेचर हाई होता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा आपका तो प्रेशर कम ही होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब वहीं कहाँ होता है, पानी जब समुद्र है तो वहाँ का टेम्परेचर ज़मीन के मुकाबले तो कम ही होगा, तो वहाँ का अरब सागर में टेम्परेचर कम रहता है, प्रेशर हाई रहता है। और ये जाहिर सी बात है, आपको मैं क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊँगा कि प्रेशर हमेशा हाई टू लो ही ट्रांसफ़र होता है, हाई से लो ही ट्रांसफ़र होता रहता है प्रेशर। तो इस वजह से क्या होता है कि साउथ वेस्ट मानसून जो आता है वहाँ से जो प्रेशर, जो मॉइस्चर होता है वो हाई टू लो यानी ऊपर भारत की तरफ बढ़ते जाता है, जिस वजह से ही बारिश होती है। और इसी वजह से हम मानसूनल क्लाइमेट भी कहते हैं अपने इंडिया में। साउथ वेस्ट मानसून इस वजह से एंट्री लेता है। और वहीं रिट्रीटिंग मानसून देखिए क्या होता है,
रिट्रीटिंग मानसून ऑटम लिखा है, पर उसमें देखिए हम रिट्रीटिंग ऐसे देखिए, एक तो आपका साउथ वेस्ट मानसून हो गया, और एक होता है आपका जो विंटर में होता है, सर्दियों में आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है, देखिए आपका हमारे नॉर्थ में सर्दियाँ यानी विंटर चल रही होती है, टेम्परेचर कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट मानसून में। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई हो गया, एंड साउथ में क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है तो प्रेशर लो है। तो फिर हाई टू लो प्रेशर होती है, फिर वो मॉइस्चर लेके आते हैं नॉर्थ से, एंड थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। ठीक है, आप समझे। देखिए क्या है साउथ वेस्ट मानसून, आप समझिए। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने डायग्राम्स का इसमें समझा नहीं पाया। कोशिश करूँगा जब मैं आपको साउथ वेस्ट मानसून या क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से पढ़ाऊँ तो मैं आपको एकदम डिटेल्ड में इसको समझा दूंगा कि क्या होता है। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए भारत है, आप इमेजिन कीजिए इंडिया है। इंडिया के नीचे एक देखिए, देखिए क्या होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपका सेंटर से इंडिया से गुजरता है, ठीक है। इस वजह से नॉर्थ में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा गर्म जून के महीने में क्या होता है, एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एकदम फोकस होता है, डायरेक्ट सनलाइट्स पड़ती हैं सन की, तो इस वजह से वहाँ की ज़मीन तो गर्म है। अब देखिए क्या है कि अरब सागर हो गया, इंडियन ओशन हो गया, ये नीचे हैं हमारे। इंडिया के मैप इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए इंडिया का मैप है मान लीजिए, उसके नीचे हैं, साउथ में एकदम जाइएगा इंडियन ओशन है, एंड वेस्ट में आपका अरब सागर है, अरेबियन अरेबियन सी। तो क्या होता है ना कि हमारे जो नॉर्थ में है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, पसीने वसीने आते हैं। आप इमेजिन कीजिए गर्मी ज़्यादा है, 42 to 43 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर हाई है, जिस वजह से प्रेशर कम होता है। और वहीं समुद्रों की तो टेम्परेचर लो होगी, ज़मीन के मुकाबले तो लो होगी ना, तो जिस वजह से प्रेशर हाई होता है। एंड हमेशा याद रखिएगा कि जो होता है प्रेशर हमेशा हाई टू लो में ट्रांसफ़र होता है, हाई टू लो की तरफ जाता रहता है। तो इस वजह से जो भी समुद्र से मॉइस्चर आता है वो कंट्री में आगे बढ़ते बढ़ते वो थोड़ा बहुत बारिश करवा देता है, बारिश करवाता है, जिसे हम रेनी सीज़न कहते हैं, एंड साउथ वेस्ट मानसून सीज़न भी कहते हैं। और वहीं नॉर्थ ईस्ट मानसून, जैसे मैंने आपको समझा, ये जनरली सर्दियों में या विंटर में होता है, कि जिस कारण नॉर्थ में तो टेम्परेचर लो है, जिस वजह से प्रेशर हाई हो जाता है, एंड वहीं साउथ में टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है, तो हाई टू लो, फिर ये थोड़ी बहुत हल्की बल्कि झलक दिखला जाता है अपनी और बारिश कर देता है। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं समझे हैं तो मैं आपके लिए एक सेपरेट क्लास बना दूंगा अगर ज़्यादा ज़रूरी होगी तो। नहीं तो जब मैं क्लाइमेटोलॉजी शुरू करूँगा तब मैं आपको समझा दूंगा। क्लाइमेटोलॉजी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी करूँगा तो एक सेशन उसमें ले लेंगे हम, ठीक है, समझ गए ना आप। तो ये मेजर चार सीजन्स होते हैं, मेजर सीजन्स इन इंडिया। इतना तो आप सबको पता ही होगा, 6 क्लास के बच्चों को थोड़ा समझाया गया, पर इतना आपको पता होगा। मैंने जो प्रेशर का खेल था आपको बता दिया कि आखिर साउथ वेस्ट मानसून आता कैसे, हमेशा बारिश इसी महीने क्यों होती है साउथ से। अब देखिए विंटर में आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश में आप जाके देखिए, बर्फ़ ही बर्फ़। समर में धूप गर्मी एकदम होती है अब, ठीक है। रेनी सीजन्स बारिश वारिश, एंड ऑटम। अब एक बार हम क्लाइमेट देखते हैं, क्लाइमेट आखिर क्या होता है, क्लाइमेट से हम क्या समझते हैं। तो देखिए क्लाइमेट मीन्स द यूजुअल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, wind, rainfall and other meteorological elements in an area of the earth surface for a long time। देखिए क्या होता है ना, एटमॉस्फेरिक जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे, जैसे इसमें देखिए मैंने आपको बताया था ना, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस वगैरह होती है उसमें क्या क्या आपका आ गया, टेम्परेचर कितना है उस जगह का, ह्यूमिडिटी कितनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कितना है, विंड कैसे चल रही है, विंड पैटर्न क्या है, रेनफॉल कब कब होती है, एंड अदर मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स वगैरह जो भी अर्थ की उस जगह मतलब पर्टिकुलर सरफेस पे या पर्टिकुलर एरिया में एक लंबे समय तक रहते हैं, एक लंबे समय तक रहते हैं, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। और सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं, क्लाइमेट की एवरेज कंडीशन अगर मैं पता करनी तो वहाँ का 30 ईयर्स का हम एवरेज लेते हैं कि 30 साल तक वहाँ पे एवरेज क्लाइमेट कैसा था, उस आधार पे हम उसका निकाल लेते हैं कि हाँ इस जगह का ऐसा क्लाइमेट है। अब इंडिया में तो हमने मानसूनल क्लाइमेट बता दिया, रशिया के साइबेरियन रीजन में हम साइबेरियन क्लाइमेट वगैरह हो गए, ये सब हो गए। अलग अलग जगह के हिसाब से वहाँ का एक एवरेज देखा जाता है कि उस जगह के हिसाब से वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है। स्टडी ऑफ देखिए, स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन,
एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन कौन सी, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी किस लेवल की है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, विंड पैटर्न कैसा है, रेनफॉल पैटर्न कैसा है, एंड कुछ और मेटेरोलॉजिकल एलिमेंट्स वगैरह वहाँ के सरफेस पे कैसे हैं, उस एरिया में कैसा है। अब कहीं एकदम सूखा पड़ जाएगा, 30 साल से सूखा ही है तो कह देते हैं अलग, जहाँ पे हरियाली है। तो ये सब डिपेंड करते क्लाइमेट के आधार पे। अफ्रीका का क्लाइमेट अलग होगा, साउथ ईस्ट एशिया का क्लाइमेट अलग है, फिर आपके रशिया, हर जगह के हिसाब से एक एवरेज ले लिया हमने। अब देखिए क्लाइमेट आ गया ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो हम करने ही वाले हैं ये। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर मैं आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूँ तो हर कंट्री के हर तरीके के क्लाइमेट भी आपको कोशिश करूँगा कि आखिर किस कॉन्टिनेंट या किस कंट्री में किस लेवल तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं। अब जो यहाँ पे है वही मान लीजिए श्रीलंका में भी लगभग वही क्लाइमेट पाया जाता है क्योंकि पास में ही है, ठीक है। आप समझ गए, क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, एवरेज हम लेते हैं 30 to 35 ईयर्स का, वहाँ का एवरेज कंडीशन देखते हैं कि कैसा है, उसके आधार पर हम उसे क्लाइमेट घोषित कर देते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है वैसा है, ठीक है। समझे कि नहीं? देखिए फिर से बताता हूँ, क्लाइमेट्स क्या होता है, यूजुअल कंडीशन, मतलब एक एवरेज जो होता है ना, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम उस एरिया की मान लेते हैं कि वहाँ का आखिर 30 ईयर्स के हिसाब से, अब मान के चलिए 30 साल अगर हम एवरेज ले रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहा, ह्यूमिडिटी किस लेवल की रही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहा, विंड पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न एंड ये सब कैसे रहे, उस आधार पे हम उस एरिया का क्लाइमेट बता पाते हैं। समझे दोस्तों? अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, मज़ा आ जाएगा। अब कुछ हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। आखिर क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। जैसे लोकेशन, किस जगह पे है, ये भी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कहाँ पे, किस लैटिट्यूड पे वो जगह पड़ रही है। फिर आल्टीट्यूड, ऊंचाई कितनी, अब ऊंचाई के हिसाब से देखिएगा, इंडिया में हम कहते हैं मानसूनल क्लाइमेट है, पर वहीं अगर आप नॉर्थ में एकदम टॉप जम्मू एंड कश्मीर में इलाके में चले जाइएगा तो वहाँ पे अल्टीट्यूड हो गया, हिमाचल प्रदेश का जो इलाका हो गया वहाँ पे अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई ज़्यादा है। ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे लगभग ठंडी रहती है, ठंड रहती है, ठीक है। तो इस वजह से भी वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा असर पड़ता है। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वहाँ का क्लाइमेट बाकी के नॉर्थ इंडियन स्टेट से थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल कैसी है, समुद्र से वो कितना दूर है, एंड इंसोलेशन, सन की रेज कितनी पड़ रही हैं वहाँ पे, इंसोलेशन वही होता है ना, हाँ, सन की रेज कैसे वहाँ पे पड़ रही हैं, फिर कितना इंसोलेशन हो, फिर डिस्टेंस कितना है उसका समुद्र से, नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ की सॉइल वॉइल कैसी है, अल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पे, किस लैटिट्यूड वगैरह पे पड़ रहा है, लोकेशन क्या है। इसमें मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। तो इन आधार पे हम बताते हैं कि फैक्टर्स कुछ होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, एंड इन आधार पे हम बताते हैं कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा, एंड बाकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम देख लेते हैं। अब इंडिया मानसून क्लाइमेट, देखिए मैंने आपको ये बता दिया पर फिर भी बता देता हूँ। अब चलिए मैप में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैंने मैप लगाया था पीपीटी में, मेरे को याद नहीं था, सॉरी दोस्तों। साउथ वेस्ट मानसून मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया का क्लाइमेट क्या मानसूनल क्लाइमेट है, तो आपको मैं साउथ वेस्ट मानसून समझाऊँ। देखिए यहाँ से मानसून हमारा एंट्री मारता है, ठीक है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ऐसे एंट्री मारता है। तो क्या होता है ना कि हमारे जून जुलाई में, मतलब मई जून के महीने, जून में यहाँ पे, जून जुलाई में यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है हमारे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में तो खासकर बैंड बज गई होती है। तो वही क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा, और वहीं ये जो समुद्र है, समुद्र में क्या है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई, तो हमेशा प्रेशर हाई टू लो ही फ्लो करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे बारिश वारिश होती है, बारिश करवाई जाती है। और वहीं रिट्रीटिंग मानसून जो मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ का प्रेशर हाई लो होता है तो सॉरी टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है यहाँ पे, और वहीं यहाँ पे टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो। तो हमेशा हाई टू लो में अगर प्रेशर आएगा तो इधर से नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है। समझे, आपको मैंने बता दिया, ये ऐसे होते आती हैं। तभी तो देखते नहीं होंगे आप चेन्नई में नवंबर में, आप हमेशा सुनते होंगे कि यार कभी कभी बाढ़ आ जाती, फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती चेन्नई में नवंबर में।
नवंबर में ही, क्योंकि ज़्यादातर बारिश होती है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। जब मानसून आती है, रिट्रीटिंग मानसून से हम कंफ्यूज नहीं कर सकते, रिट्रीटिंग मानसून में थोड़ा अलग होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आता है विंटर के मंथ में। हो गया, चले आगे। अब हम देखते हैं एक बार नेचुरल वेजिटेशन। हमें नेचुरल वेजिटेशन भी जानना ज़रूरी है कि भारत का आखिर है कैसा नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन भी आपका एक अच्छा टॉपिक है, इसके लिए भी एक क्लास तो नहीं, ये पूरा एकदम नेचुरल वेजिटेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए यार, किसी भी, अगर जैसे मैंने आपको बताया क्लाइमेट के लिए, तो नेचुरल वेजिटेशन भी तो वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एरिया का क्लाइमेट बताने के लिए। ठीक है, अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। अब आप कहें, कुछ लोग कहते होंगे कि जैसे ये हरियाली आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हरियाली है, ये नेचुरल वेजिटेशन है। पर कुछ लोग एग्रीकल्चर वगैरह करके अगर फल पौधे वौधे या उगाते हैं, देखिए नेचुरल वेजिटेशन जो अपने आप उगी, प्रकृति ने उसे अपने आप उगा लिया, घास पौधे पेड़ फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये सब अपने आप उग गए। एंड हम जो खुद से उगाते हैं उसे हम कल्टीवेशन कहते हैं, हाँ कल्टीवेशन ही कहते हैं। उसे हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते, वो प्रकृति के द्वारा नहीं बना गया है, उसे हमने बनाया है। हमने उस पौधे को उगने में या घास फूस उगने में हमारा योगदान है, तो हमने उसे हम कल्टीवेशन कहेंगे। नेचुरल वेजिटेशन से उसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेचुरल वेजिटेशन वही है जो प्राकृतिक तौर पे अपने आप ग्रो हुआ हो। ठीक है, पेड़ पौधे, हाँ, ठीक है, समझ गए, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन में देखिए क्या होता है। इट इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्री श्रब्स एंड ग्रासेस वगैरह। क्या होता है कि क्या होता है, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ वाड़ियाँ हो गई एंड ग्रासेस वगैरह हो गए, ये सब श्रब्स वगैरह हो गए, ये सब नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है। अब नेचुरल वेजिटेशन इज डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेट कंडीशंस एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ अ प्लेस रिसीव्स। देखिए नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कैसे डिपेंड करता है, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न कैसे, कितना अमाउंट रेनफॉल वहाँ पे रिसीव हो रहा है, वो जगह कितना रेनफॉल। अब नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे हो, वेजिटेशन कहाँ पे पनपेगी। अब मान लीजिए ये जो वेजिटेशन ये कहाँ पे पनपेगी, जहाँ पे बारिश कम होती है। नहीं नहीं यार, नेचुरल वेजिटेशन जहाँ पे अच्छी होगी, जहाँ पे बारिश की थोड़ा अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है, वहीं पे। तो प्लेस, अमाउंट ऑफ रेनफॉल के आधार पे भी हम ये देखते हैं कि वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन किस पे डिपेंडेंट है। अब नेचुरल वेजिटेशन आप कहिएगा कि वहाँ पे भी राजस्थान में भी होती है, हाँ जी बिल्कुल, कम रेनफॉल में भी होती है नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ पे भी होती है। कैक्टस वगैरह आपने देखे होंगे, जैसे हम थॉर्नी बुशेस वगैरह कहते हैं। तो बुशिश जो वेजिटेशन होती है, देखिए थॉर्नी बुशिश वेजिटेशन ये फाउंड ड्राई एरियाज में, राजस्थान या राजस्थान का एरिया हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब देखिए इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन एरियाज ऑफ हैवी रेन। अब कुछ नेचुरल वेजिटेशन आप देख लीजिए, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हैवी रेनफॉल मतलब अब मान के चलिए लगभग साल भर तो वहाँ पे बारिश ही होती रहती है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। आपने ये देखा, दे अब यहाँ पे मेघालय का थोड़ा एरिया हो गया, फिर वेस्टर्न घाट्स वगैरह हो गए, यहाँ पे लगभग बारिश होती है, तो इसे हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये, एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप समझ गए, ये एक तरीके की वेजिटेशन है। फिर दूसरा है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट अकर इन एरियाज विद मानसून एंड आर फाउंड इन एरियाज रिसीविंग बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे एक तो मानसून पाई जाए वहाँ पे है, एंड वो एरिया जहाँ पे 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल है, वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बनते हैं। ये नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे पनपती है, और इन्हें हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को, ठीक है। अब थॉर्नी बुशेस वेजिटेशन इन फाउंड इन ड्राई एरिया। थॉर्नी बुशेस फाउंड क्या होता है, ये कुछ नुकीले प्लांट्स वगैरह हो गए या कैक्टस वगैरह होगी, ये थोड़ी ये इस तरीके की जो वेजिटेशन होती है आपके ड्राई एरियाज में ज़्यादातर पाई जाती है। माउंटेन वेजिटेशन इज़ फाउंड इन एरियाज विथ हाइट लाइक द माउंटेनियस एरिया। अब माउंटेन वेजिटेशन देखिए आप हिमालयन रीजन्स में जाइएगा, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के वेजिटेशन वगैरह देखिएगा तो थोड़े अलग होते हैं, एवरग्रीन्स, थोड़े क्या बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, हर तरीके के हिसाब से वेजिटेशन वहाँ पे देखिए।
माउंटेन वेजिटेशन में आप यहाँ चले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ के एरिया देखिएगा पहाड़ी पे कैसा, डिपेंड करता है वहाँ पे हाइट कितनी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट सर्वाइव इन सलाइन वाटर। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये ज़्यादातर सलाइन वाटर में पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादातर वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे कोई नदी समुद्र से मिलती है, जनरली वहीं पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट है, वो आपका कुछ ऐसा दिखता है एकदम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो ऐसा लगता है कि एकदम मतलब हर तरफ पेड़ ही पेड़, गाढ़ा जंगल एकदम। ऊपर से देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि सरफेस तो है ही नहीं, सब कुछ ग्रीन 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 ग्रीन, ज़मीन तो दिखती ही नहीं है, ज़मीन नहीं। और वहीं ऐसा कुछ होता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर कैक्टस वगैरह उगते हैं आपके, या मतलब थॉर्नी बुशेस जो वेजिटेशन है वो आपके ड्राई एरियाज में पाई जाती हैं। फिर आपके हिली एरियाज में कुछ इस टाइप की वेजिटेशन यानी इस टाइप के पेड़ वेड़ देखने को आपको मिलते होंगे। एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपके कुछ ऐसे देखने को मिलता है, पानी वानी में सलाइन वाटर में होते हैं। एंड जनरली वहीं होते हैं जहाँ मैंने आपको बताया कि जहाँ पे समुद्र का पानी, नदी का पानी समुद्र से मिलता है। ओके, समझ गए? आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आपने ये देख लिया, ठीक है। वेजिटेशन आपने समझी कि वेजिटेशन क्या होती है, कुछ टाइप्स के फॉरेस्ट भी मैंने आपको बताया। ये डिटेल पे तो नहीं है पर एक ओवरव्यू आपको मिल गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आखिर क्या कैसे होते, कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर हैवी रेनफॉल होती है। फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे लगभग मानसूनल टाइप की क्लाइमेट हो, ठीक है, और जहाँ पे 100 से 200 की आपकी एनुअल रेनफॉल हो। एंड इसे मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। थॉर्नी बुशेस आपके कहाँ पाए जाते हैं, ड्राई एरियाज में। माउंटेन वेजिटेशन एक अलग होती है जहाँ पे हाइट वगैरह हो, माउंटेनियस एरिया समझ ली। और मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मैंने बता दी कि सलाइन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, जंगल ज़रूरी क्यों है, फॉरेस्ट, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। सो फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है ना कि देखिए फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है पृथ्वी पे ऑक्सीजन का, वन ऑफ द मोस्ट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व कर लेते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। ये क्या हमें कुछ देते हैं, बिल्कुल देते हैं। दे प्रोवाइड टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल वुड, मेडिसिनल प्लांट्स, हनी, फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब ये फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं, टिम्बर देते हैं फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, हनी, फ्रूट्स वगैरह, और भी बहुत चीज़ें यार आप फॉरेस्ट से ले सकते हैं। बिना फॉरेस्ट के ना पृथ्वी पे लाइफ आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हैं तो मूर्ख हैं, मूर्ख हैं। दे आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। यार हमारे देखिए एक घर होता है, हम अपने घर में रहते हैं, तो वैसे ही जो वाइल्ड लाइफ हमारी है उनके लिए भी तो एक घर है ना। तो ये फॉरेस्ट जो हैं उनके लिए घर का काम करते हैं, ये उनके लिए नेचुरल हैबिटेट है। खाना भी यहीं है, रहना भी यहीं है, मरना भी यहीं है उन जानवरों को, फॉरेस्ट में ही। तो हम उनके घर को तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। देखिए अब क्या है, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी स्टॉप टू प्रिवेंट नेचुरल वेजिटेशन। लापरवाही की तरह ये से आप लोग पेड़ काटे जा रहे हैं, दे धड़ाम कट 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 एकदम पेड़ काट दिए एकदम। लग रहा है जैसे सब्जी का पौधा है कि एक बार चलाया और बस कट गई। ये भी नहीं सोचते कि हम नेचुरल वेजिटेशन को हम बर्बाद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को तो सोचो ही मत। अभी मध्य प्रदेश में भी आपने सुना ही होगा इतने सारा ज़्यादातर न्यूज़ में कि बुक्सवा फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, काटा जा रहा है, प्लान है। लगभग 2.5 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है, सिर्फ किसके लिए, डायमंड माइन के लिए, डायमंड माइन के लिए। वाह बकवास है यार, एक डायमंड माइन के लिए आप लोग 2.5 लाख पेड़ों को काटोगे, क्या कहें। देखिएगा आप बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में बुक्सवा फॉरेस्ट कि 2.5 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है। अनसही भी है यार ये सब, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन के लिए तो ख़राब है ही। ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल लोग भी वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए भी घर है, उनके लिए भी वो घर का काम करते हैं। वो इतने सालों से अगर उस फॉरेस्ट में रहते हैं
सो फॉरेस्ट ज़रूरी है यार। वहाँ के जानवर वगैरह हो गए, जानवर हो गए, बहुत तरीके की स्पीशीज़ वगैरह खतरा पड़ जाता है। सो सोचिएगा, सिर्फ एक माइनिंग के लिए आप 2.5 लाख पेड़ों को काट दो, वाह। मतलब इंसान ऐसा सा हो गया है कि कुछ भी मन करे, ख़त्म करो यार नेचर को। साला ऐसा लगता है नेचर उनके बाप की है, फॉरेस्ट उनके। चलिए छोड़िए, एक अलग टॉपिक हो जाएगा, आप देखिएगा। पर वैसे नहीं है, ये सब बहुत गलत हो जाता है कि हम लापरवाही की तरह से एकदम पेड़ रूथलेसली एकदम पेड़ को काटे जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा यार। हम कहते रहते हैं पेड़ों को बचाओ, सेव ट्रीज, बहुत पेड़ों को बचाओ, सेव नेचर सेव ट्रीज, सिंपल सी बात है। ये सेव ट्रीज सेव नेचर, एनवायरनमेंट को बचाना है तो ये करना पड़ेगा। अब देखिए, पेड़ों को आपने कह लिया, अब हम कई जगह कहते हैं कि हम पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ों को लगा देंगे। यार पेड़ों को लगाया, ठीक है, और उसमें पानी डाल दिया, पानी ही डाल आपने पानी डाल दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया, आपने दिखा दिया कि यस मैंने पेड़ लगा दिए। पर वो पेड़ क्या कल उग जाएगा? पानी ने कुछ और डाला हुआ है, कुछ जादू वादू मंत्र मंत्र फूक दिया उस पानी में कि हाँ मैंने आज पानी डाला, वो कल एकदम 50 मीटर लंबा पेड़ उग गया, हरियाली हरियाली चारों तरफ, वाह। ऐसा तो होगा नहीं ना, उसको भी सालों लगते हैं, सालों की चीज़। देखिए यहाँ के है प्रॉब्लम तो है ही ना। देखिए अब अगर बुक्सवाग फॉरेस्ट में अगर आप देखिएगा तो बहुत लोग रहते हैं, जानवर्स वगैरह, जानवर भी हैं, कई तरीके के स्पीशीज़ वगैरह पाई जाती हैं। तो क्या है कि देख, एक तो वैसे भी आपको भी पता है माइन में क्या होता है कि बहुत सारा पानी भी तो वेस्ट होता है। और एक वैसे ही उस एरिया में आपका ड्रॉट प्रोन एरिया है, सूखा पड़ा रहता है। अब वहाँ पे भी आप एक सोर्स ही उखाड़ दो, पानी वेस्ट करते जाओ सिर्फ माइनिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब नहीं। और देखिए सही बात भी, अगर आपका घर, आप आज अपने एक घर में हैं, घर में हैं, अब ये कर सकते हैं ये कि पहले सारे पेड़ उगा लें एक एरिया में, उसके बाद कटिंग करो, तो कम से कम ऐसा रहेगा कि उन जानवरों को, उन ट्राइबल लोगों को एक जगह घर मिल जाएगा करने का, रहने के लिए। अब आप अपने घर में हैं, अभी मान लीजिए आपको घर शिफ्ट करना है, तो आप क्या मतलब मकान बना नहीं है, आप उस घर में शिफ्ट कर जाएंगे कि पता चला कि यार गेट लग गया पर छत नहीं है, या पत्थर लग गया है। ये वही बात होगी कि हमने आपके लिए पौधा लगा दिया, वो पेड़ बन जाएगा। मतलब ये वही होगी कि हमने घर बनाने के लिए एक ईंट रख दी है, अब धीरे 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 वो बढ़ेगा और फिर हम उसमें रहेंगे। मतलब ईंट पे बैठ के आप सोएंगे क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो स्टॉप होना चाहिए ये सब, ठीक है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यार, फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। नेचर, मैं बार बार कहता हूँ यार, नेचर कमाल है, कमाल है, ठीक है। और इंसान इसी नेचर के कमाल को बर्बाद करता है, ऐसा अच्छा नहीं है रहता, ठीक है। तो हमने फॉरेस्ट समझा कि हमारे लिए फॉरेस्ट कितना ज़रूरी है, ठीक है। और आप लोग कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि किसी भी पेड़ वेड़ को नुकसान कीजिए यार, पेड़ बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधे ज़रूरी। हम सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें नहीं देख सकते कि इंसान है तो यार कुछ भी काटो पीटो मारो, ठीक है, फाड़ो, नहीं। उस देखना पड़ेगा कि उस जगह पे कौन कौन लोग रह रहे हैं, कौन कौन उस इलाके पे निर्भर हैं, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है। अपने मतलब के लिए कुछ भी नहीं कर सकते ना, ठीक है। जितना आपने देखिए, बात तो सही है, जितना आपने नेचर को परेशान किया। हम देखिए कई दिन आए दिन न्यूज़ नहीं सुनते होंगे कि यार चीता भाग के आ गया, टाइगर भाग के आ गए शहरों में। क्यों आ गया यार? आपने उनका घर बर्बाद कर दिया तो आपके घर में नहीं आएगा? घर बर्बाद करोगे उनके लिए, बना के रखो सही से इलाका, वो क्यों आएंगे अपने घर छोड़ के? शौक थोड़ी चढ़ा हुआ है उनको भी, अपने इलाके में हर कोई रहना पसंद करता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम आइए वाइल्ड लाइफ की थोड़े पे बात करें, इन्हीं जानवरों की तो बात कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के बारे में हम देखते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इंडिया में देखिए वाइल्ड लाइफ भी तो बहुत, मतलब एकदम फैला हुआ है यार। हर बहुत तरीके के स्पीशीज़ के बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स पाए जाते हैं,
ठीक है। अब लायंस की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया में, ठीक है, उतनी नहीं है, मतलब गिनती के 500-600 होंगे आपके, वो भी कहाँ पे, गुजरात में गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ भी हम एक बार देख लेते हैं, आइए। फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। बताया ना, जंगल यार घर है, कितनी ही वैरायटी की वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ वहाँ पे रहती हैं। हमारा नेशनल एनिमल टाइगर, ये भी रहता है। Thousands of species of animals, large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms dwell in the forest. उनका घर है यार, इतने तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, निवासी हैं ये लोग, ठीक है। अगर हम शहरों में रहते हैं, शहरों के अपने आप को राजा समझने लोग, तो ये राजा है जंगल का, बाघ। एक टाइम तो ऐसा था कि इनकी भी संख्या कम हो रही थी, अब धीरे धीरे इनकी भी बढ़ोतरी हुई थी संख्या में, पर जैसे मैंने आपको बताया बुक्सवाहा फॉरेस्ट में टाइगर्स भी पाए जाते हैं। वहाँ के आसपास मतलब थोड़ी दूर पे जाके टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इज़ आवर नेशनल एनिमल। टाइगर हमारे मतलब कंट्री में बहुत जगह पाए जाते हैं। फिर गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में, मैंने आपको बताया, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात आर होम टू ऑफ लायंस, एलिफेंट्स एंड कैमल्स। गिर फॉरेस्ट में ये सब पाए जाते हैं, ये एनिमल्स, एलिफेंट्स, लायंस, कैमल्स वगैरह होगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट में आप समझ गए। अब हम ये भी देखिए, ये भी है कि हमारे कंट्री में सिर्फ क्या नाम है, ये टाइगर्स वगैरह ही नहीं पाए जाते, कई तरीके की बर्ड्स वगैरह भी पाई जाती हैं, ठीक है। इंडिया इज़ रिच इन बर्ड्स लाइफ टू। पिकॉक इज़ अवर नेशनल एनिमल, पिकॉक हमारा नेशनल एनिमल, एंड अदर कॉमन बर्ड्स जो आप रोज़ाना देखते रहते होंगे, पैरट्स, पिजन, बुलबुल, ये सब आपने देखे होंगे। प्रोजेक्ट, और देखिए टाइगर को बचाने के लिए, एलिफेंट को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट हैव बीन लॉन्च टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। इन सबको लॉन्च किया गया था वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। यानी हमें टेंशन थी ना कि ये ख़त्म हो रहा, अब देखिए चीता आज ख़त्म हो चुका है इंडिया से। चीता ना, है ही नहीं, मेरे को तो याद नहीं कि है, कहीं है तो आप कमेंट में बताइए कि चीता पाया जाता है। एक्सटिंक्ट हो चुका है एकदम इंडिया से। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। चैप्टर अच्छा लगा तो यार चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। आपका सपोर्ट चाहिए, धूम मचाने वाले हैं हम। मैं आपके लिए बहुत लेसन्स, मोटिवेशनल वीडियोस भी लाने की, मोटिवेशनल वीडियोस क्या है, मैं लेक्चर में आपको मोटिवेशन दे देता हूँ। पढ़ाई आपको करनी है, एग्ज़ाम आपको करना है, पढ़ाना मेरे को है। अगर मेरी पढ़ाई में कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इम्प्रूव करूँगा। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे मैं अपनी तरफ से इम्प्रूव करता जाऊँगा। पर एक होता है ना, फीडबैक मिले तब ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को पता है वो गलती अब नहीं करनी। पर गलती ही अगर नहीं पता चल पाई या आप नहीं बता पाएंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। पर उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज आज आपकी ज्योग्राफी क्लास 6 की ख़त्म हो गई, क्लास 6 ज्योग्राफी ख़त्म हो गई। कल आपकी हिस्ट्री आ जाएगी। एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो शेयर कीजिए वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद दोस्तों।